नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश आप सभी का स्वागत करता हूं क्राइम गाथा चैनल पर। सूरज अभी अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे ऐतिहासिक कस्बे बिठूर के ऊपर उगा था। मार्च 2018 की सुबह थी और हवा में वसंत की ठंडक बिखरी हुई थी। सिंहपुर की रहने वाली अनीता द्विवेदी, एक अधेड़ उम्र की महिला, अपनी रोजमर्रा की मॉर्निंग वॉक के लिए गंगा बैराज रोड पर निकली थी। उनके साथ मोहल्ले की कुछ और महिलाएं थीं, जिनके हंसी मजाक और बातचीत की आवाजें सुबह की शांति को तोड़ रही थीं। जैसे ही वे हरी चौराहे के पास पहुंचीं, जहां सड़क के किनारे जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं, अनीता की नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। झाड़ियों के बीच रंगों का एक धब्बा। जिज्ञासा ने उन्हें रोक लिया और वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी, आंखें सिकोड़कर उस चीज को समझने की कोशिश करने लगीं। जैसे ही वह करीब पहुंची, उनका दिल धक से रह गया। झाड़ियों में एक युवती की लाश पड़ी थी, बेजान बिखरी हुई। उसकी हथेलियों पर ताजा मेहंदी की डिजाइन थी, कलाइयों पर लाल चूड़ियां चमक रही थीं। वह एक नवविवाहिता थी। उसकी उम्र करीब 25 साल की लग रही थी और उसने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना था, जो अब धूल और खून से सना हुआ था। ये नजारा देख अनीता के होश उड़ गए। वह घबराकर पीछे हटी और अपनी साथी महिलाओं को आवाज दी। कुछ ही पलों में आसपास के लोग वहां जमा हो गए और चौराहा लोगों की भीड़ से भर गया। अनीता ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से बिठूर थाने में पुलिस को सूचना दी। ये मार्च 2018 की वह सुबह थी, जिसने बिठूर की शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। सूचना मिलते ही बिठूर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे अपनी टीम के साथ हरी चौराहा पहुंचे। उस समय तक वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने भीड़ को हटाया और उस स्थान पर पहुंची जहां युवती की लाश पड़ी थी। लाश को देखकर तुलसीराम का चेहरा सख्त हो गया। युवती की हालत बता रही थी कि वह हाल ही में विवाहित थी। उसके हाथों की मेहंदी अब भी ताजा थी और कलाइयों पर सुहाग की चूड़ियां चमक रही थीं। उसका गुलाबी सूट फटा हुआ था और शरीर पर खरोंचों के निशान थे। गले पर कपड़े से कसने के गहरे निशान थे और सिर के दाईं ओर एक गहरी चोट थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या कहीं और की गई थी और शव को गंगा बैराज रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया था। मामला गंभीर था, क्योंकि यह एक नवविवाहिता की हत्या का केस था। तुलसीराम ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। खबर मिलते ही एसपी पश्चिम गौरव ग्रोवर, एसपी पूर्व अनुराग आर्य और सीओ भगवान सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलवाया, जिसने मौके की गहन जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने पाया कि युवती के गले पर कपड़े से कसने के निशान थे और उंगलियों के निशान भी मौजूद थे, जो हत्या का स्पष्ट संकेत दे रहे थे। शरीर पर करीब आधा दर्जन खरोंचें थीं और सिर पर चोट का निशान था। टीम ने फिंगरप्रिंट्स और अन्य सबूत इकट्ठा किए, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आया। उसने शव को गौर से देखा और फिर एसपी अनुराग आर्य को बताया, साहब, ये पूनम है। युवक का नाम श्याम मिश्रा था और वह बैकुंठपुर गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि पूनम शिव शंकर मौर्य की बेटी थी, जो उसी गांव में रहते थे। एसपी अनुराग आर्य ने तुरंत पुलिस भेजकर शिव शंकर मौर्य और उनके परिवार को बुलवाया। जब शिव शंकर और उनकी पत्नी शिवकांत ने अपनी बेटी पूनम का शव देखा, तो वे फफक फफक कर रो पड़े। उनकी छोटी बेटी प्रियंका भी अपनी बड़ी बहन की हालत देखकर बिलखने लगी। पुलिस अधिकारियों ने परिवार को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि पूनम के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शव की पहचान होने के बाद एसपी गौरव ग्रोवर ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरवाया और पूनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दिया। सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां 2 सिपाहियों और एक दारोगा की ड्यूटी भी लगाई। पूनम शिव शंकर मौर्य की सबसे बड़ी बेटी बैकुंठपुर गांव में अपने माता पिता, छोटी बहन प्रियंका और भाई अमन के साथ रहती थीं। शिव शंकर एक लॉडर गाड़ी चलाते थे और उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। पूनम न सिर्फ पढ़ाई में होशियार थी, बल्कि उसकी खूबसूरती भी दूर दूर तक मशहूर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें,
लंबे काले बाल और मुस्कान किसी को भी मोह लेने वाली थीं। जैसे जैसे वह जवान हुई, उसने अपने रूप को और निखारा। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, और जब वह हंसती थी तो उसकी खिलखिलाहट हवा में गूंजती थी। पूनम को अपने सौंदर्य पर गर्व था। वह अपने बालों को खुला छोड़ना पसंद करती थी, और उसकी अलमारी रंग बिरंगे सलवार सूटों और चमकीली बिंदियों से भरी थी। गांव के लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे, और वह इस ध्यान का मजा लेती थी। लेकिन पूनम सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वह महत्वाकांक्षी थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी और आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन उसके माता पिता, खासकर उसकी माँ शिवकांत, इसके खिलाफ थीं। उनके लिए बेटी का घर संभालना और जल्दी शादी करना ज्यादा जरूरी था। पूनम को यह मंजूर नहीं था। वह रसोई और घर के कामों में उलझना नहीं चाहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात सरिता नाम की एक महिला से हुई, जो सिंहपुर के आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी। सरिता ने पूनम को नौकरी का प्रस्ताव दिया, और पूनम ने तुरंत हामी भर दी। उसने अपनी मां को मनाने की बहुत कोशिश की, और आखिरकार शिवकांत को झुकना पड़ा। पूनम ने नर्सिंग होम में काम शुरू कर दिया। वहां वह मरीजों की देखभाल करती थी, और कभी-कभी डिलीवरी के दौरान रात को भी रुकना पड़ता था। वह अपने मोबाइल से घर पर खबर कर देती थी, और धीरे-धीरे उसकी जिंदगी में एक नया रंग आ गया। पूनम की जिंदगी तब बदल गई जब वह बैंक में खाता खुलवाने गई। नर्सिंग होम के सामने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा थी, और एक दिन वह वहां पहुंची। वहां उसकी मुलाकात नीरज उर्फ गोलू से हुई, जो बैंक में जनरेटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। नीरज एक हट्टा-कट्टा युवक था, जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान हमेशा रहती थी। उसकी काली आंखों में एक गहराई थी, जो पूनम को तुरंत आकर्षित कर गई। नीरज बिठूर के नयापुरवा हिंगूपुर गांव का रहने वाला था। उसके पिता केशव मौर्य मजदूरी करते थे, और नीरज अपने परिवार में सबसे बड़ा था। पढ़ाई में वह औसत था, लेकिन मेहनती था। वह मैकेनिक का काम करता था, और बैंक में जनरेटर ऑपरेटर की नौकरी ने उसे एक स्थिर आय दी थी। उस दिन जब पूनम बैंक आई, नीरज की नजर उस पर टिक गई। खूबसूरती, उसकी मुस्कान और उसकी नरम आवाज ने नीरज को बेकाबू कर दिया। उसने तुरंत पूनम की मदद की और उसका खाता खुलवाया। पूनम का बैंक में आना जाना शुरू हो गया। हर बार जब वह आती, नीरज चोरी छिपे उसे निहारता। उसकी हर मुलाकात में वह पूनम के ख्यालों में खो जाता। पूनम भी नीरज की गर्मजोशी भरी नजरों को महसूस करने लगी थी। वह जानती थी कि नीरज सिर्फ उसे देखता नहीं, बल्कि उसे चाहता भी है। एक दिन नीरज ने हिम्मत जुटाई। उसने पूनम का हाथ पकड़ा और उसे बैंक की सीढ़ियों के नीचे एक सुनसान कोने में ले गया। वहां चारों ओर सन्नाटा था। नीरज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह दिल से बोला, पूनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुमने मेरा प्यार कबूल नहीं किया तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। पूनम चौंकी, लेकिन नाराज नहीं हुई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नीरज, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो ये अच्छी बात है। उसकी मुस्कान ने नीरज को और साहस दिया। उसने फिर से अपने दिल की बात कही, और इस बार पूनम चुपचाप उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने नीरज से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? नीरज ने उसकी आंखों में देखकर वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद पूनम और नीरज का प्यार गहराता चला गया। बैंक का वह सुनसान कोना उनकी मुलाकातों का अड्डा बन गया। हर मुलाकात में उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। एक शाम जब पूनम बैंक आई, नीरज ने उसे छत पर ले जाया। चारों ओर घना अंधेरा था। नीरज ने पूनम को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी उंगलियां पूनम के नरम कंधों पर फिसलने लगीं, और उसकी सांसें गर्म हो गईं। पूनम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। उनकी भावनाएं उफान पर थीं, और उस रात मर्यादाओं की सारी सीमाएं टूट गईं। जब वे अलग हुए, पूनम को एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जोर जोर से रोने लगी। नीरज ने उसके आंसू पोंछे और कहा, पूनम, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा, वरना किसी और से नहीं। उसने पूनम को फिर से मिलने का वादा लिया, और पूनम ने भी हामी भर दी। इसके बाद पूनम अक्सर शाम को नीरज से
उसी सुनसान जगह पर मिलने जाने लगी। देर रात घर लौटने पर वह अपनी मां को कोई न कोई बहाना दे देती थी। धीरे धीरे शिवकांत को अपनी बेटी की हरकतों पर शक होने लगा। एक दिन उसने अपने पति शिव शंकर से कहा, पूनम अब काबू से बाहर हो रही है, उसकी शादी जल्दी कर दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। शिव शंकर को पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने पूनम के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। जब पूनम को अपनी शादी की बात पता चली, वह घबरा गई। उसने नीरज को यह खबर दी और कहा, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। नीरज ने उसे समझाया, पूनम, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा। उसने एक योजना बनाई और पूनम से कहा कि वे दोनों कहीं दूर भाग चलें और वहां शादी कर लें। पूनम ने थोड़ा सोचा और फिर हां कर दी। नीरज की मीठी बातों में आकर पूनम अपने घर, परिवार और सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग गई। उसने बैंक से कुछ पैसे भी निकाले और अपने साथ ले गई। जब पूनम रात तक घर नहीं लौटी तो शिवकांत परेशान हो गई। शिवशंकर ने आस्था नर्सिंग होम में फोन किया, लेकिन वहां बताया गया कि पूनम उस दिन ड्यूटी पर आई ही नहीं थी। शिवशंकर ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां पूनम को ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। गांव में खबर फैल गई कि पूनम घर से भाग गई है और समाज में बातें बनने लगीं। 2 दिन बाद आस्था नर्सिंग होम की एक कर्मचारी ने बताया कि पूनम की नजदीकी दोस्ती नीरज से थी। शिवशंकर ने नीरज के बारे में पता लगाया और मालूम हुआ कि वह भी उसी दिन से गायब था। जब शिवशंकर नीरज के गांव पहुंचे तो उसके परिवार ने बताया कि वह किसी काम से बाहर गया है। शिवशंकर को यकीन हो गया कि नीरज ही पूनम को भगा ले गया है। शिवशंकर ने बिठूर थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, पूनम खुद अपने ननिहाल, कानपुर के आजाद नगर पहुंच गई। उसने अपने नाना बाबूलाल को बताया कि उसने नीरज से मंदिर में शादी कर ली है। यह खबर सुनकर शिवशंकर तुरंत ननिहाल पहुंचे और पूनम को समझा बुझाकर घर वापस ले आए। पुलिस की सख्ती और परिवार के दबाव में नीरज और पूनम को अलग होना पड़ा। नीरज को जेल की धमकी दी गई, जिससे वह डर गया और पीछे हट गया। कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया, लेकिन नीरज ने पूनम को एक मोबाइल फोन दे दिया था, जिसमें उसकी सिम थी। इससे उनकी बातचीत फिर शुरू हो गई। पूनम जब भी मौका पाती, नीरज से लंबी लंबी बातें करती। उसी दौरान शिवशंकर ने पूनम की नौकरी छुड़वा दी और वह घर पर ही रहने लगी। शिवकांत उस पर कड़ी नजर रखने लगी। शिवशंकर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी मिली। इस योजना में जोड़ों को 35,000 रुपए का चेक, घर का सामान और दुल्हन के लिए गहने और कपड़े दिए जाते थे। शिवशंकर ने सोचा कि यह पूनम की शादी के लिए सही मौका है। वे अपनी पत्नी और पूनम को लेकर वर वधू परिचय सम्मेलन में गए। वहां उनकी मुलाकात उन्नाव के परागी खेड़ा के अंकुश मौर्य से हुई। अंकुश एक साधारण लेकिन सजीला युवक था। पूनम और अंकुश ने एक दूसरे को पसंद किया और 17 फरवरी 2018 को सामूहिक विवाह समारोह में उनकी शादी हो गई। पूनम ससुराल चली गई। उसकी खूबसूरती की वहां हर कोई तारीफ कर रहा था। अंकुश अपनी सुंदर पत्नी से बहुत खुश था, लेकिन पूनम के दिल में नीरज की यादें बार बार लौट आती थीं। वह ससुराल में सिर्फ 3 दिन रही। इन 3 दिनों में नीरज उसे बार बार फोन करता रहा। जब अंकुश ने पूनम से फोन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह उसके मौसेरे भाई गोलू का फोन है। अंकुश ने उस पर भरोसा कर लिया। 20 फरवरी को शिवशंकर अपनी बेटी को ससुराल से विदा कराकर वापस ले आए, क्योंकि परंपरा के अनुसार नवविवाहिता को ससुराल में पहली होली नहीं देखनी थी। मायके आने के बाद पूनम स्वतंत्र हो गई। वह नीरज से खुलकर बात करने लगी। उनकी बातचीत में पुराना प्यार फिर से जाग उठा। लेकिन नीरज के दिल में अब कुछ और ही चल रहा था। उसे पूनम की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उसे सबक सिखाना चाहता था। 7 मार्च 2018 की दोपहर नीरज ने पूनम से फोन पर मीठी मीठी बातें की और उसे शाम को बैंक आने के लिए कहा। पूनम ने साज श्रृंगार किया और अपनी मां से कहा कि उसे पेट में दर्द है और वह आस्था नर्सिंग होम दवा लेने जा रही है। शिवकांत ने उसे जल्दी लौटने की सलाह दी। शाम 4:30 पर पूनम बैंक पहुंची।
नीरज जनरेटर के पास कुर्सी पर बैठा था। उसने पूनम को देखते ही एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। उसने पूनम को सीढ़ियों के नीचे ले जाया, जहां वे दोनों बातें करने लगे। बातचीत के दौरान नीरज ने पूनम से छेड़छाड़ शुरू की। पूनम ने विरोध किया और कहा, अब मैं किसी और की अमानत हूं। लेकिन नीरज नहीं माना। उसने पूनम के साथ जबरदस्ती की और अपनी शारीरिक भूख मिटाई। इसके बाद नीरज ने पूनम पर बेवफाई का आरोप लगाया। पूनम ने इसका विरोध किया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में नीरज ने पूनम का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। नीरज ने बुदबुदाया, बेवफा औरत, तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उसने पूनम के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। पूनम की सांसें थम गईं। नीरज ने पूनम के शरीर से सारे गहने, मंगलसूत्र, अंगूठी, कान के टॉप और बिछिया उतार लिए। उसने उसका मोबाइल भी रख लिया। फिर वह शव को सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया। रात 9:30 पर वह वापस आया। सन्नाटा देखकर उसने पूनम का शव कंधे पर लादा और अपनी बाइक पर रखकर गंगा बैराज रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। जब पूनम देर रात तक घर नहीं लौटी तो शिवशंकर और शिवकांत परेशान हो गए। अगली सुबह पुलिस जीप उनके घर पहुंची और उन्हें हरी चौराहा ले गई, जहां पूनम की लाश मिली। शिवशंकर ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू की। पूनम के पति अंकुश से पूछताछ की गई, लेकिन उसने अपनी बेगुनाही जताई। उसने बताया कि पूनम के फोन पर गोलू नाम के एक लड़के के कॉल आते थे। पुलिस ने पूनम के मोबाइल की जांच की और पता चला कि सिम नीरज के नाम पर थी। पुलिस ने नीरज को हिरासत में लिया। शुरुआत में नीरज ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन सख्त पूछताछ में वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने पूनम की हत्या की थी, क्योंकि उसने उसके साथ बेवफाई की थी। उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा, पूनम का मोबाइल और गहने बरामद कराए। 12 मार्च 2018 को नीरज को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। पूनम और नीरज की कहानी एक ऐसी त्रासदी है जो प्यार, जुनून और विश्वासघात की जटिलताओं को दर्शाती है। पूनम की खूबसूरती और महत्वाकांक्षा उसे एक अलग राह पर ले गई, लेकिन नीरज का जुनून और बेवफाई का गुस्सा उसकी जिंदगी का अंत बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और एक गलत कदम पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।